ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। विधानसभा से बड़ी खबर मिल रही है। कुछ देर बाद स्पीकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हंगामा कर रहे विपक्ष के कई विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है। बताते चले कि बार बार लगातार स्पीकर की ओर से चेतावनी दी जा रही थी कि कार्यवाही को चलने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। सुबह से 4 बार स्पीकर की ओर से चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। आसन का सम्मान करो, ये बयान सामने आया है और इसके साथ ही स्पीकर ने कहा कि मुकेश भाकर को बाहर भेजो। और जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एनएसयूआई सहित संयुक्त मोर्चे की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग लगातार तूल पकड़ती चली जा रही है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच चुके हैं। पुलिस का भारी जाब्ता भी इस वक्त वहां पर तैनात किया गया है। तो राजस्थान में छात्र संघ चुनाव कराने के मामले को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार छात्रों की ओर से ये मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। और इसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। एनएसयूआई सहित संयुक्त मोर्चे की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी स्टूडेंट्स की ओर से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में एनएसयूआई संगठन के यहाँ पर छात्र और इसके साथ ही अन्य अलग अलग यहाँ पर संगठन मौजूद हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए। और विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ देर बाद स्पीकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है और हंगामा कर रहे विपक्ष के कई विधायकों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्पीकर बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आसन का सम्मान करो, मुकेश भाकर को बाहर जाने के लिए भी कहा गया। स्पीकर का चेतावनी जिसे लगातार इग्नोर किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। स्पीकर के विपक्ष को 5वीं बार चेतावनी जारी की गई। विपक्ष सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहा है, ये बयान सामने आया है स्पीकर की ओर से। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक हिस्सा ले रहे हैं। सदन में आपदा प्रबंधन की स्थिति पर विचार किया जा रहा है। सभापति अर्जुन जी नगर ने भी चेतावनी दी है। विपक्षी सदस्यों को वेल में न आने के लिए कहा गया है। माननीय सदस्यों से निवेदन है, अपने स्थानों पर जाएं और सदन ने जो कल निर्णय किया है उस सदस्य को सदन से बाहर भेजने में। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर उपद्रवी पहुंच रहे हैं और हिंदुओं के घर और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहां से कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। खबर है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी हुआ है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों को आग के हवाले किया गया है। तो इस्कॉन मंदिर से आई ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में उपद्रवी पहुंचे, तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई है। कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, वो बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं। मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया।
अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों में घुसकर मारपीट भी की जा रही है। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से शरण देने की अपील की है। बांग्लादेश का माहौल कल बहुत खराब हो गया था, फिर भी बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया। अभी तक वहाँ पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया है, हम पहले ही घुस चुके हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम इंडिया घुसे, उस टाइम बहुत दंगा हंगामा हो रहा था बेनापुल में। बेनापुल में प्रॉब्लम है, बांग्लादेशी पासपोर्ट जितने भी लोग उधर से आ रहे थे, तो मैंने समझा यहाँ निरापद रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम इधर चला आए। मेरा चाहना है बांग्लादेश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज हैं एंड जितने भी आवामी लीग करते हैं, उन लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश में टेररिस्ट ऑलरेडी बीएनपी जमात गवर्नमेंट, वो लोग अभी टेररिज्म कर रहा है। और बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लगातार हालात बदल रहे हैं और नए प्रधानमंत्री को चुनने की कवायद भी तेज हो गई है। उधर दूसरी तरफ आज भारत में भी इस मुद्दे पर बड़ी हलचल दिखाई दी। केंद्र सरकार ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर भारत में भी चर्चा की जा रही है। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे लेकर बयान देंगे। देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है बांग्लादेश के मुद्दे पर। आपको बताते चले कि बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है। विदेश मंत्री ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित हैं, 8,000 छात्र वापस आ चुके हैं, 12 से 13,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। बैठक में राहुल ने बांग्लादेश मुद्दे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे क्या विदेशी ताकत का हाथ है, तो विदेश मंत्री ने कहा कि एक पाकिस्तानी राजदूत ने प्रोफाइल फोटो बदला, अभी कहना जल्दबाजी है। शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। बताया गया कि इन लोगों से आंदोलन वापस लेने का वीडियो जबरन बनवाया गया, लेकिन जब मामला खुला तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहां से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी।
पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए। विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह। उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली, लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला है। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +8801958383679 +8801958383680 +8801937400591 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, बस तस्वीरें दिख रही हैं। वार्निंग बांग्लादेश की। तो आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए? इसके पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। हो सकता है तख्ता पलट के पीछे चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण वो दखल नहीं दे पा रहे थे। महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी, उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर फूटा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता, जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की नाकामी से भड़के नौजवान। और शेख हसीना की सरकार पर गुस्सा। सब कुछ समानांतर चलता रहा। जून के बाद से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर ऐसा तेज हुआ कि जुलाई में नौबत फायरिंग किया गई और अगस्त शुरू होते होते शेख हसीना की मुखालफत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको बांग्लादेश को बाय बाय करना पड़ा।
यानी जून में बांग्लादेश सुलगने लगा था और जुलाई में विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से बढ़े कि शेख हसीना को पहली बार लगा कि उनकी सत्ता कमजोर पड़ रही है। इसके बाद अगस्त की जब 5 तारीख आई तो शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो पब्लिक ने बगावत की, इस दौरान हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 लोगों की मौत का गुस्सा जून से लेकर अगस्त तक इतना उबाल खाया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में अब सब कुछ सेना के हाथ में है। इसी साल 23 जून को बांग्लादेशी फौज की कमान संभालने वाले जनरल वकार उज जमा ने कहा है कि सेना पर यकीन बनाए रखें। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায় দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। बांग्लादेश की सेना की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आगे वो जो भी करेगी दुनिया पर उसकी नजर होगी। वैसे 58 वर्ष के नए आर्मी चीफ वकार उज जमा ने एक तरह से बहुत आराम से शेख हसीना को पद से हटाकर अपने हाथ में देश की कमान ले ली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतनी पब्लिक ढाका की सड़कों पर कैसे आ गई। तो इस गुस्से को समझने के लिए आपको इसकी वजह समझनी होगी। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जुलाई में तेज हुआ। जुलाई में आरक्षण को लेकर बवाल तब फूटा जब हजारों छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए। मुद्दा 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सिविल सेवा में आरक्षण का रहा। विरोध देखकर सरकार ने ज्यादातर कोटा वापस ले लिया, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जुलाई महीने में हुई हिंसा में ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की फायरिंग में हुई थी। 2 हफ्तों के दौरान करीब 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। सड़क पर चलती गोली, छात्रों की गिरफ्तारी, बांग्लादेश में खून बहता रहा और दुनिया देखती रही, इस बात से अनजान की इसकी सजा शेख हसीना सरकार को मिलने वाली है। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী, আমরা চাচ্ছি যে একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100%-এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোনো সুস্থ একটা দেশে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেওয়ার মতো না। राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। जगह जगह से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। इसके चलते आज 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में औसतन से अब तक 32% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। प्रदेश के कई जिलों में पानी ही पानी। भारी बारिश के बीच मुश्किल में जिंदगानी। प्रदेश में तेज बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी को देखते हुए 4 जिलों में अजमेर, चूरू, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 जिले अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कुछ डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीर है टोंक के मालपुरा की, जहां बस के साथ एक ड्राइवर बह गया। ये बस टोरडी सागर में बह गई, जिसके ड्राइवर की तलाश की जा रही है। दूसरी तस्वीर टोंक की है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके बहाव में दूध का एक टैंकर पलट गया। बताया जा रहा है कि टैंकर पानी के तेज बहाव में निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पलट गया।
गनीमत ये रही कि टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर ने कूद करके अपनी जान बचा ली। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टोंक के पीपलू गांव की है, जहां भारी बारिश के बाद दूसरे दिन भी नाथड़ी रपट से पानी कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पीपलू से टोंक आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में दूध सप्लाई से लेकर दूसरी चीजों की दिक्कत लोगों के सामने आ रही है। जैसलमेर में भी बारिश का दौर जारी है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों में पानी भर गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 50 घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। मजबूर लोग अपनी जान बचाने के लिए मवेशियों के साथ खुली जगहों पर जा रहे हैं। जैसलमेर में जगह जगह से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मोहनगढ़ में भारी बारिश के बाद कई कच्चे मकान गिर गए, जिसमें दब करके कई मवेशियों की मौत हो गई। मेड़वा में एक किसान का घर बुरे तरीके से तबाह हो गया। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गड़ीसर झील पानी से लबालब हो रही है। भारी बारिश से रेत के धोरे जलमग्न हो गए हैं। काकने नदी में पानी का प्रवाह परवान पर है। नदी के बीच स्थित चुंदी गणेश मंदिर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। गणेश भगवान की प्रतिमा पूर्णतः पानी में डूब चुकी है। इस मंजर को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें ब्यावर जिले से भी सामने आई हैं, जहां बारिश के बाद जल भराव के हालात बन गए। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सदर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में कई परिवार पानी में घिर गया, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने रेस्क्यू किया। करीब 8 घंटे चले ऑपरेशन में 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ब्यावर के रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया, जिसके चलते टिकट विंडो और दूसरे कई स्थानों पर 1 से 2 फीट का पानी देखा गया। तस्वीरें पाली से भी डराने वाली है, जहां भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। दीनावास में मकान गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं बासना में पैर फिसलने से नदी में बहे युवक का अब तक पता नहीं लग पाया है। बासनी तिलवाड़ा क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे 39 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। प्रदेश में बारिश से बुरा हाल है। कई जिलों में अति भारी बारिश हुई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, ताकि अनहोनी के हालात से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बालोतरा के समदड़ी से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। एक कांस्टेबल के घायल होने की सूचना है। महिला थाना अधिकारी गीता चौधरी के साथ अभद्रता भी की गई। पुलिस टीम पर महिलाओं और पुरुषों ने हमला किया। शराब के ठेके पर उत्पात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। 2 से 3 थानों की पुलिस समदड़ी पहुंची है। समदड़ी पुलिस थाने के भलेरो के वाड़ा की यह घटना है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब के ठेके पर हंगामा हुआ। सूचना पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो कुछ महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हमले में एक कांस्टेबल के घायल होने की सूचना है। साथ ही सूचना यह भी है कि महिला थानाधिकारी गीता चौधरी के साथ भी इस दौरान अभद्रता की गई है। तो शराब के ठेके पर यह उत्पात हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल मौके पर 2 से 3 थानों की पुलिस पहुंच चुकी है, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। समदड़ी पुलिस थाने के भलेरो के वाड़ा की ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर फिलहाल पुलिस कुछ भी जानकारी देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर यही है कि पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, जिसमें एक कांस्टेबल घायल भी हो गया है। तो बदमाश किस कदर बेखौफ है, ये अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर से। जहां पर पहले वो उत्पात करते हैं, सूचना पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर भी हमला किया जाता है और साथ ही साथ अभद्रता भी की जाती है। केदारनाथ यात्रा को अगले 15 दिनों में फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए पुराने रूट का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जिस रूट से अभी पैदल यात्रा चल रही थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालात ये हैं कि करीब 70% पैदल रास्ता तबाही के आगोश में है। केदारनाथ और केदारनाथ ट्रैक पर जब 10,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, तब 31 जुलाई की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भीषण तबाही मचा दी। गनीमत रही कि वक्त रात का था, वरना दिन के समय हजारों यात्रियों की जान पर बना दी।
आपदा के बाद केदारनाथ पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी वो इस तबाही को बयान करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 21 जगह पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त हुए हिस्से की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, यानी करीब 70% रास्ता बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर ट्रैक पूरी तरह वॉश आउट हो गया। जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ता ध्वस्त हुआ, एक जगह 70 मीटर, दूसरी जगह पर 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह खत्म। भीमवली से रामबाड़ा के बीच 4 जगह रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया, इसमें 3 पुल भी बह गए। रामबाड़ा से छोटी लिंजोली के बीच 5 जगह रास्ते का नामो निशान मिट गया है। 21 जगहों पे हमारा ट्रैक जो है फुल्ली ब्रीच हो गया है और 2 पैदल पुल हमारे जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। और कुल अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में मोटा मोटा एवरेज 11-12 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग अब युद्ध स्तर पर पैदल ट्रैक के निर्माण में जुट गया है। पहली प्राथमिकता 2 फीट चौड़ा ट्रैक तैयार करने की है ताकि जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें भी कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। इसी रास्ते को बाद में 6 फीट चौड़ा किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। अब PWD ने सभी डिवीजन के गैंगमैन को केदारनाथ बुला लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एक ट्रैक 2 फीट का ट्रैक हम ऐसा कर सकें जो एसेंशियल चीजों का मूवमेंट और कम्युनिकेशन हो सके, तो उसके बाद ही जो है इस वीक एंड तक हम टोटल मॉनिटरी लॉस असेस कर पाएंगे। केदारनाथ में तबाही सिर्फ यही तक नहीं है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच नेशनल हाईवे भी 5 जगह बर्बाद हो चुका है, जिसमें 50 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो वॉश आउट हो गया है। सोमवार को PWD सचिव पंकज पांडे ने भी केदारनाथ पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर। नमस्कार।